Hey lovelies, hope you all are doing well. This is Shreya and welcome back to my channel The Scholar Space. So जैसे कि हम लोगों ने अभी तक क्लास 10th केमिस्ट्री का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, मींस चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है. हाँ, हमने उसमें जरा अभी बैलेंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं. ओके, सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 10th फिजिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 1. ठीक है, आज हम लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट करनी है. चैप्टर 1 हमारा है लाइट. ठीक है, लाइट के हमारे दो पोर्शन आने वाले हैं, एक आएगा रिफ्लेक्शन एंड एक आएगा रिफ्रैक्शन. तो पहले हम लोग रिफ्लेक्शन को कवर अप करेंगे, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन में जाएंगे. डन. सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सी, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट हमारे पास क्या होती है, एनर्जी की एक फॉर्म होती है. ठीक है, अब देखो जैसे हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई थी, कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ी थी हमने. वहां पे आया था हमारे पास विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, लाइट एनर्जी, है ना, इस तरीके से. तो लाइट भी क्या है, हमारी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है. एनर्जी का मतलब जैसे ताकत, है ना. तो एनर्जी से होता क्या है, कोई ना कोई काम पूरा होता है हमारे पास. तो सिंपल सी बात है, लाइट से भी तो हमारे बहुत से काम पूरे होते हैं, है ना. तो क्या है, इसीलिए लाइट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है. और सबसे अगर हम इसी तरीके से बात करें तो एनर्जी किसको बोलते हैं, जिस भी चीज से हमारी क्या होती है, हीट रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी. जैसे देखो हमारे पास लाइट का बल्ब होता है ना, लाइट के बल्ब में अगर हम बहुत देर तक उसको जला के रखें, बहुत देर तक हमने यूज किया उस बल्ब को और फिर हम उसको ऑफ करें, और कभी जैसे मान लो हम तो चेंज करते हैं उस टाइम पे बल्ब को, तो वो गर्म हो जाता है, बिल्कुल हमें गरम गरम फील होता है वो. तो क्यों, क्योंकि उसमें से हीट हमारी क्या हुई है, रिलीज हुई है. ठीक है, तो जिससे भी हमारी हीट रिलीज होती है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इतना इजी था मेरे ख्याल से. ठीक है, देखो अगला पॉइंट क्या लिखा हमारे पास, इट इज नीडेड. लाइट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, टू सी थिंग्स अराउंड अस. क्योंकि बिना लाइट के हम लोग अपने आसपास की चीज नहीं देख सकते, है ना. जैसे अगर मान लो अभी दिन का टाइम है, तो दिन में तो हम लोग फिर भी कुछ ना कुछ देख सकते हैं, बट रात के टाइम में सोचो अगर हम लोग अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दें, तो क्या हम अपने रूम में कोई चीज को देख पाएंगे, नहीं, है ना. भले हाँ हमें ये पता होगा रूम में कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, क्योंकि हम बहुत टाइम से उस रूम में रह रहे हैं, है ना, हमें वहां की आदत है. बट मान लो हमको एक नई प्लेस में गए हैं, है ना, हमको एक न्यू प्लेस में गए हैं, और वहां पे हम कैसे रूम में बैठे हैं, डार्क रूम में बैठे हैं, तो वहां हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, या फिर कहाँ पर क्या है, दरवाजा कहाँ पे है, लाइट कहाँ से ऑन होगी. तो वही चीज है, क्या लाइट हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हम लोग चीजों को देख पाते हैं. ठीक है, तो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. अब देखो हमने अगला पॉइंट क्या बोलना है, वी डिटेक्ट लाइट विद अवर आईज. हम लाइट को डिटेक्ट किससे करते हैं, मतलब पता कैसे चलता है कि लाइट हमारे पास है, या कैसे पहचानते हैं, तो विद अवर आईज. क्योंकि सिंपल सी बात है, लाइट को हम कौन से सेंस ऑर्गन से पता करेंगे, आईज से. क्योंकि लाइट क्या है, देखने वाली चीज है ना, उसको हम सुन नहीं सकते, उसको हम फील नहीं कर सकते, इसीलिए आईज. ठीक, जैसे हमने भी सिंपल पहला ऊपर वाले पॉइंट पे एग्जांपल कहा था ना, अगर हम लोग एक डार्क रूम में बैठे होंगे, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, मतलब कि हमने आईज में, हमारी आईज में लाइट नहीं पड़ रही है, और हम जब हम उसी रूम में लाइट ऑन कर दें तो क्या होगा, हमें सारे सारे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देंगे. तो दैट इज बिकॉज ऑफ अवर आईज. ठीक, लास्ट पॉइंट देखते हैं, लाइट इनेबल्स अस, ठीक है, टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड. मतलब कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है, लाइट हमें इनेबल करता है, मतलब कि लाइट हमें इतनी पावर देता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाए. कैसे, फ्रॉम विच इट इज कम, कि जहां से वो आई है, ठीक है, और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड, और जहां से वो रिफ्लेक्ट हुई है. ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा कि ये कोई एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो लाइट यहां से आ रही है ना, यहां से लाइट क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है. ठीक है, यहां से लाइट आई हमारे पास, उसके बाद यहां से कोई लाइट की एक रे मेरे पास इस ऑब्जेक्ट में पड़ी होगी. ठीक है, फिर वो ऑब्जेक्ट से क्या हो रही होगी, रिफ्लेक्ट हो रही होगी. तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होने वाली कोई रे हमारी आंखों पे पड़ रही है. ठीक है, और इसीलिए मैं इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को देख पा रही हूं. सेम विद दिस,
ठीक है, इस तरीके से इंसिडेंट लाइट हमारे पास आएगी, यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होगी, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारी आईज में कहीं ना कहीं आ रही होगी। दैट इज वाई वी आर एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो हमने ये लिखा यहाँ पे, लाइट जो होती है वो जिस ऑब्जेक्ट से आ रही है उसे देखने में हेल्प करती है, और जिनसे रिफ्लेक्ट होके आ रही है उन्हें भी देखने में हेल्प करती है। आई होप ये इजी रहा होगा समझने के लिए। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक एक पूरा स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। ठीक है, सो देखो हमने अभी पीछे वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि जो लाइट होती है वो दो तरीके से हमें ऑब्जेक्ट को शो कराती है, एक जहां से लाइट आ रही है और एक जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो अब देखो जिससे लाइट आ रही होगी, है ना, जिससे लाइट क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, उसको हम क्या बोल देंगे, सोर्स ऑफ लाइट बोल देंगे, है ना, कि इससे ही तो लाइट मेरी बन के आ रही है, इजी है। ठीक है, और जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब क्या है, नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, वो लाइट का सोर्स होगा ही नहीं, तभी तो उसमें से खुद की लाइट नहीं आ रही ना, वो दूसरे की लाइट को लेकर उसे यूज करके फिर हमें दे रहा है, सिंपल सी बात है। सो हमारे पास उस लाइट के एमिशन के बेस पे ही क्या होते हैं, दो पार्ट्स बनते हैं। एमिशन का मतलब है कि वो किस तरीके से हमें उस चीज को दे रहा है, गिव, ठीक है ना, ओरिजिनेट करना, देना, या फिर उसको बनाना, इस तरीके से। तो सी एमिशन ऑफ लाइट के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है ल्यूमिनस और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। जैसे अगर हमने लाइट बल्ब के ऐड देखे होंगे, बल्ब एड्स आते हैं ना टीवी में, तो उसमें बहुत बार अगर ध्यान दिया हो तो वो एक वर्ड यूज करता है दैट इज ल्यूमिनस। ठीक है, इवन मेरे ख्याल से कोई एक ब्रांड के तो उसमें लिखा भी आता है ये। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ल्यूमिनस का मतलब क्या होने वाला है, जो क्या होगा, बहुत ज्यादा चमकने वाला होगा, है ना, जो चमकदार होगा। इसका मतलब ल्यूमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से कि ल्यूमिनस हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं, मीन्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल सन, है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट। सिंपल सी बात है ना, ल्यूमिनस का मतलब ही होता है चमकदार। अब सिंपल सी बात है, जिसके पास अपनी लाइट ही नहीं होगी तो चमकेगा कहां से। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं दोज आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सन, सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास सन है, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, होने को देखो सन क्या है, हमारे पास सारे सारे स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स में से ही जो सबसे बड़ा स्टार है वो हमारे पास सन है। ठीक है, जो बाकी के स्टार्स होते हैं वो हमसे इतनी दूर है कि हमें उनकी लाइट ज्यादा नहीं दिख पाती है, खाली ट्विंकल करती हुई दिखती है, बट सन हमारे पास फिर भी उनके कंपैरिजन में थोड़ा क्लोजर है, इसीलिए उसकी जो लाइट होती है वो हमारे पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक लाइट दे रही है। आप इमेजिन करो, एक सन है अकेला जो कि पूरी की पूरी दुनिया को लाइट दे रही है ना। हम सुबह उठ रहे हैं, हम कह रहे हैं सूरज आ गया, उजाला हो गया, तो इमेजिन कर सकते हो कि सूरज में कितनी ज्यादा पावर होती है कि वो पूरी की पूरी दुनिया को लाइट अप कर दे रही है। ठीक है, इसीलिए बेस्ट एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज सन। नाउ लेट्स कम टू नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस क्या होंगे, अब देखो ल्यूमिनस हमने क्या बोला, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है ना, विच हैव देयर ओन लाइट्स। तो नॉन ल्यूमिनस क्या हो जाएंगे, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट emit their own light। ठीक है, जो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं कर सकते हैं। अब लेकिन दिखते तो हमें वो भी है, जैसे सबसे कॉमन है मून, मून की अपनी कोई भी खुद की लाइट नहीं होती है पर रोज दिखता है हमें, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बट कि खुद की लाइट तो नहीं है, बट रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से वो लाइट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है,
फिर वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमें उसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं। जैसे हमने भी यहाँ पे कहा था ना कि जैसे मान लो एक लाइट का सोर्स है, तो इससे लाइट इस ऑब्जेक्ट पे आके इंसिडेंट हो रही थी और इसने इस लाइट को हमारे पास रिफ्लेक्ट किया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, देख पा रहे। इजी था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखो हमारे पास अब क्या था, नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट होती क्या है, लाइट का नेचर कैसा होता है, कैसे काम करती है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के नेचर आने वाले हैं लाइट के, ठीक है। अब देखो पहला है हमारे पास अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। वेव मीन्स जैसे हमारे पास कोई वेव चलती है ना इस तरीके से, तो वेव थ्योरी, जैसे नाइन्थ में पढ़ा था हम लोगों ने, इस तरीके से हमने वेव्स बनाई थी ऐसे करके। फिर इनकी हम लोगों ने वेवलेंथ पढ़ी थी, एम्पलीट्यूड पढ़ा था, तो ये सब चीज है, ठीक है ना। अगर हम सोर्स ऑफ लाइट को क्या इमेजिन कर लेते हैं, वेव इमेजिन करते हैं, ठीक। तो देखो क्या काम करती है लाइट हमारे पास। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, ठीक है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, फॉर देयर प्रोपगेशन। इसका मतलब लाइट को अगर हम लोग वेव की तरह मानते हैं, वेव के बेस पे यूज करते हैं, तो लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो उनको अपने प्रोपगेशन के लिए, प्रोपगेशन का मतलब अपने मूवमेंट के लिए कोई भी टाइप का मीडियम नहीं चाहिए होता है, भले ही वो सॉलिड हो, भले ही वो लिक्विड हो, भले ही वो गैस हो। इसका मतलब जो वेव नेचर ऑफ लाइट होता है वो कोई भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, ठीक है, किसी भी मीडियम में वो ट्रैवल कर सकती है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी की मदद के। दिस इज कॉल्ड वेव थ्योरी या फिर वेव नेचर ऑफ लाइट। नाउ अगर हम बात करते हैं पार्टिकल थ्योरी की, ठीक है, अगर हम पार्टिकल पे ध्यान दें तो क्या होता है हमारे पास, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, कि लाइट क्या है, बहुत सारे पार्टिकल से कंपोज्ड है। कंपोज का मतलब मान लो से बहुत सारे पार्टिकल्स थे हमारे पास, जब ये जुड़ने लग गए आपस में तो ऐसे करके वो बहुत बड़े कोई ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऐसे जो हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्म बनेगा, दैट इज कॉल्ड लाइट, इस तरीके से, ठीक है, विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि कैसे ट्रेवल करती है, हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एट अ वेरी हाई स्पीड, और बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में, ठीक है। मतलब कि हमने बोले दो टॉपिक्स, वेव थ्योरी का मतलब है कि जहां पर लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, ना ही सॉलिड चाहिए, ना ही लिक्विड, ना ही गैस, ठीक है, वो अपने ओन हेल्प से, अपनी ओन हेल्प से अपना पूरा पूरा काम कर सकती है। और सेकंड हमने कहा पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी में क्या है कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है, और एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है, बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में, इतनी तेज स्पीड में कि हम लोग उसको मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकती है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें, अपने रूम में, एक अपने जैसे डार्क रूम में रात के टाइम पे, एक बार अगर जैसे आप रूम में हो, ठीक है, आपने अपने रूम की लाइट ऑन करी, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही विद इन फ्यू सेकेंड्स जो लाइट है, वो जो बल्ब है हमारा, वो लाइट अप हो जाता है ना। जबकि अगर एक बार इमेजिन करो, हमने पहले स्विच को ऑन करना है, ठीक, जैसे मान लो हमने ये करा, यहाँ पे हमारे रूम का स्विच है और कहीं से ऐसे कनेक्शन कहीं ऊपर जाके हमारे बल्ब का होता है ना रूम पे, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे स्विच क्या करा, ऑन करा, तो स्विच ऑन करने से क्या होगा, जो यहाँ से हमारे मेन जो हमारा कनेक्शन होता है करंट का, वहां से करंट ट्रेवल होके इस स्विच से पार होके यहाँ पहुंचेगा, फिर ये पहले ट्रेवल करेगा जो करंट हमारा है इस तरीके से, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर जो बल्ब के जो अंदर की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो उस करंट को किसमें कन्वर्ट करेंगी, लाइट में कन्वर्ट करेंगी, है ना। उसके बाद जाके हमारा क्या हो रहा है, रूम में जो बल्ब है वो लाइट अप हो रहा है। तो सोचो इतनी पूरी प्रोसेस सेकंड्स के अंदर ट्रैवल हो जाती है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, जो लाइट है वो कितनी तेज स्पीड में ट्रैवल करती है, और बिल्कुल उसी सेकंड के अंदर क्या होता है, वो बल्ब लाइट अप होके हमारे पूरे के पूरे रूम को लाइट अप कर देता है। मतलब कि हर एक चीज के ऊपर लाइट एग्जैक्ट टाइम पे पड़ जाती है। तो सोचो कितना तेज जो लाइट की स्पीड होती होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं।
सी हमने क्या लिखा है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। इजी सी बात है ना, जब हमने ऊपर अभी यहाँ पे बोल दिया है कि जो लाइट होती है वो वेव के अकॉर्डिंग भी काम करती है और पार्टिकल के अकॉर्डिंग भी काम करती है, इसका मतलब दोनों के बेस पे काम कर रही है ना, इसीलिए हमने क्या बोला, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, मीन्स वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। आई होप दैट इज इजी। नाउ सी, अब देखो हम लोग सोच रहे होंगे कि लाइट तो हमारे पास एक ही चीज है, तो उसको हम लोग दो दो नेचर के बेस पे क्यों बढ़ रहे हैं, है ना, खाली में अपने लिए काम क्यों बढ़ा रहे हैं। तो देखो हमारे पास कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। हमने बोला डुअल नेचर है, वन इज वेव नेचर एंड द अदर इज पार्टिकल नेचर। अब देखो होता क्या है, ठीक है, हमारे पास जो लाइट है, लाइट के अलग अलग क्या होता है, हमारे पास काम होते हैं, अलग अलग वर्क होते हैं हमारे पास, तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग थ्योरी हमारे पास यूज होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं वेव नेचर की, तो वेव नेचर की हेल्प से हम लोग डिफ्रैक्शन के टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है, पोलराइजेशन के टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक, जो कि हम लोग पार्टिकल नेचर के, पार्टिकल वेव थ्योरी के बेसिस पर नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है हमारे पास। तो क्या है इसका मतलब कि हर मतलब जो दो हमारे पास टाइप्स होते हैं उन दोनों का काम क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर मुझे डिफ्रैक्शन पढ़ना है या पोलराइजेशन पढ़ना है तो मुझे वेव के फॉर्म में लाइट को अज्यूम करना पड़ेगा, और अगर हमें क्या करना है, हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है या फिर रिफ्रैक्शन पढ़ना है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, उसको पार्टिकल नेचर का मानना पड़ेगा, ठीक। इसका मतलब अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग क्या मानने वाले हैं, लाइट को पार्टिकल नेचर का मानने वाले हैं। ये हमारे पास अभी नहीं आएगा, ठीक है, हमें सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ना है, बट हाँ हमें पता होना चाहिए कि टोटल क्या होता है। इसका मतलब अगर मान लो कोई इंसान लाइट को, ठीक है, डिफ्रैक्शन के टॉपिक में इन्वॉल्व करना चाहता है तो उसको लाइट को हर बार वेव के तरीके से अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। और हम अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम उसे पार्टिकल मान के काम करेंगे, हम उसको वेव नहीं मान सकते। इजी। अब देखो वेव का अलग से आ गया, पार्टिकल का अलग से आ गया, बट अगर वेव और पार्टिकल दोनों एक साथ आ जाए तो, क्योंकि आना तो चाहिए, सीधी सी बात है ना, जब अलग अलग हो सकते हैं, और जब दोनों को ही हम लोग यूज कर रहे हैं तो इकट्ठे भी तो हम लोगों ने ट्राई किया होगा, सीधी सी बात है ना। तो जब हम लोग लाइट को वेव एज वेल एज पार्टिकल के फॉर्म में अज्यूम करते हैं एट अ सेम टाइम, देन इट इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ये जो भी हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, क्वांटम थ्योरी, ये सब हमारा किसमें आता है, हायर लेवल में आता है, ठीक है। माइंस आपके पास 11, 12 कॉलेज इन सब चीजों में आने वाला है, अभी हम सिर्फ पार्टिकल नेचर पे बात करने वाले हैं। इजी था, ओके। सी हमने कहा पार्टिकल नेचर पे बात करेंगे ओनली, तो हमारे पास पहला टॉपिक क्या निकल के आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पता चल रहा है रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का वापस से रिफ्लेक्ट होना। जैसे मान लो अभी आप अपने फोन की स्क्रीन को देख रहे हो तो आपको ये जो भी पोर्शन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपके फोन की एक तो अपनी खुद की लाइट एमिट हो रही है ना, अब फोन में खुद की एक ओन लाइट है उसके पास अपनी, ठीक है। और क्या है कि कुछ आपके जो रूम में लाइट अभी ऑन है या फिर अगर दिन का टाइम है तो जो सन से लाइट आ रही है वो आपकी स्क्रीन पे पड़ रही होगी, जैसे आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है, कहीं पे लाइट से पड़ रही होंगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में आ रही है और उसकी वजह से आप ये पूरी स्क्रीन को देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइट, जैसे यहाँ पे लिखा है देखो, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर लाइट फॉल हुई है, लाइट आई है, तो उस लाइट को वापस भेजा जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इजी था मेरे ख्याल से। जैसे देखो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे एक प्लेट रखी है, यहां से एक लेजर बीम आई, इस बीम से क्या हुआ, एक ऐसे रे आई। अब इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हुआ, वो जो हमारे पास लाइट है वो क्या कर रही है, ये देखो यहाँ पे जो ये एक पॉइंट था, यहाँ पे गिरी, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट, यहीं से ये वापस हमारे पास करके निकल के आ गई, इस तरीके से बन के आई ना, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब हमसे क्या समझ में आ रहा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या होता है,
लाइट पड़ती है, ठीक है, और वो वापस जाएगी, सेंडिंग बैक, वापस भेजी जाती है, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है चीज देखो, सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट मेटल टू रिफ्लेक्ट लाइट। सबसे जो बेस्ट मेटल है हमारे पास, ठीक है, उनमें से एक क्या है हमारे पास, सिल्वर है। हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सब देखो हम सबके घर में क्या होते हैं, मिरर होते नहीं होते, और सभी के घर में हमारे क्या होगा, ग्लास भी होगा। ग्लास मीन्स जैसे जो हमारी विंडोज होती हैं, विंडोज में कांच लगा होता है ना, तो वो क्या हो गया हमारा, ग्लास हो गया। और मिरर क्या हो गया हमारा, जो हम लोग मिरर यूज करते हैं ना नॉर्मली अपने फेस को चेक करने के लिए, एक तरीके से देखो मिरर भी एक तरीके से कांच है और ग्लास भी कांच है, पर फिर भी दोनों में क्या होता है, मिरर में हमें अपनी क्लियर इमेज दिखाई देती है, और जो ग्लास होता है उसमें बहुत सी ब्लर टाइप की इमेज दिखाई देती है, मतलब कि बहुत हल्का सा अपना फेस दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास मिरर होता है उसके पीछे एक तरफ से सिल्वर मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। कभी देखा होगा ना, मिरर के पीछे से देखना, कहीं भी सिल्वर कलर का तुम्हें एक पूरी लेयर दिखाई देगी। तो क्या होता है, सिल्वर कलर जैसे ही हम लोग उसके पीछे करते हैं, तो अगर जब मान लो यहाँ पे मिरर है, तो यहाँ से जब लाइट हमारे पास आएगी तो ये पीछे नहीं जा पाएगी, ठीक है, इधर को नहीं आ पाएगी। क्यों, क्योंकि पीछे यहाँ पे क्या है, सिल्वर लगा हुआ है। सिल्वर क्या करता है, उस लाइट को यहीं से वापस भेज देगा और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसीलिए मिरर्स में हमेशा सिल्वर मेटल यूज किया जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सेम हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लोअर स्टैंडर्ड्स में, इसीलिए। अब देखो इसमें चीज याद करनी है, बंडल ऑफ लाइट रेज, ठीक है, इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जैसे हमें पता है, सिंपल सी बात है कि किसी भी एक सोर्स ऑफ लाइट से, है ना, मान लो कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है मेरे पास, तो उससे सिर्फ एक रे नहीं निकलती है, ठीक है, उसमें से मिलियंस या फिर न्यूमरस रेज निकलती है एट अ टाइम, ठीक है। तो इन मान लो ये मैंने पूरा बंडल काउंट कर लिया, ये पूरा एक बंडल है, तो ये क्या बंडल ऑफ लाइट रेज है, तो उसको मतलब बंडल ऑफ लाइट रेज, इतना बड़ा ना बोलते हुए हम क्या बोल देंगे इसको, बीम ऑफ लाइट। तो जब भी हमारे पास आगे बीम ऑफ लाइट लिख के आएगा, तो हमें उससे क्या समझना है कि हम लोग बंडल की बात कर रहे हैं, नॉट अ सिंगल लाइट रे, वी आर टॉकिंग अबाउट बंडल ऑफ लाइट रेज, ओके। तो देखो अभी हमने पीछे कहा था ना कि सिल्वर मेटल जो होता है वो हमारे क्या होता है, लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। तो मान लो मैंने इसके पीछे कर रखा है, सिल्वर कोटिंग करी हुई है, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल शाइनी कोटिंग करी हुई है सिल्वर की। तो यहां से जो भी हमारे पास लाइट इंसिडेंट होगी, दैट विल रिफ्लेक्ट वेरी क्लियरली, ठीक है। इसका मीन्स जो मुझे इमेज बनती हुई दिखाई देगी वो बहुत ही कैसी होगी, शाइनी होगी, क्लियर होगी, ठीक है, और क्रिस्पी। क्रिस्पी मीन्स मतलब वो चिप्स वाला क्रिस्पी नहीं, मीन्स कि हमें वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी, मतलब उसके पिक्सल्स बहुत अच्छे होंगे। जैसे होता है बहुत बारी हम लोग जब मिरर में अपने आप को देखते हैं तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, मीन्स कि हमें लगता है हाँ हम लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल हमने जो मतलब बाल बनाए हैं अच्छे से बनाए हैं, स्किन हमारी बहुत क्लियर दिख रही है। बट वहीं अगर हम लोग क्या करते हैं, फोन में अपनी फोटो क्लिक करते हैं तो फोटो उतनी ज्यादा अच्छी हमें नहीं दिखती। हम सोचते हैं कि अभी तो हम इतने अच्छे दिखाई दे रहे थे शीशे में, अब नहीं दिख रहे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी आईज होती है, ठीक है, हमारी आईज के जो क्या है पिक्सल्स हैं, वो सबसे ज्यादा वो है एडवांस है। कहने का मतलब जैसे होता है कि फोन लॉन्च होते हैं हर बार तो बोलते हैं कैमरा इतने एमपी का है, 50 एमपी का है, 108 एमपी का है, बोलते नहीं बोलते हैं, फोन की जो ब्रांड होती है वो कहती है। तो क्या है कि अपने पिक्सल्स को बढ़ा रहे हैं, पर कोई भी जो फोन ब्रांड है वो हमारी आईज से ज्यादा पिक्सल नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक नेचुरल बनी हुई चीज है, ये नेचुरल पिक्सल्स हैं, और कोई भी आर्टिफिशियल चीज नेचुरल से कंपैरिजन नहीं कर सकती है, ये हम सबको पता है, ठीक है। इसलिए क्या है कि हमें बहुत ही क्लियर वो चीज दिखाई देती है मिरर में, क्योंकि एक तो पहले से ये शाइनी, इसके पीछे हमने कोटिंग लगा रखी है, और हमारी आईज खुद सबसे ज्यादा क्या है, बेस्ट कैमरा इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं, इसीलिए हमें बहुत क्लियर चीज दिखाई देती है। वहीं अगर मान लो मैंने इसके पीछे कोई कोटिंग नहीं करी है, ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी कोटिंग नहीं करी है, तो क्या होगा, जो यहाँ से लाइट आएगी रिफ्लेक्ट तो होगी, ठीक है, पर कुछ कुछ पीछे को भी रह जाएगी। इसलिए क्या होता है, जो हमें यहाँ पे इमेज बनती हुई दिखाई देगी, दैट विल बी डल इमेज। डल मतलब बहुत ही हल्की सी, ब्लर सी, जैसे होता है ना हम लोग खिड़कियों में देखते हैं तो दिखते तो हैं हम, बट बहुत हल्के से दिखाई देते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द कोटिंग
बिहाइंड द मिरर सरफेस, ठीक है, और द ऑब्जेक्ट। इजी था मेरे ख्याल से। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है हमारे पास। सी दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस, ठीक है, कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, किससे, एक प्लेन सरफेस से। सिंपली हम कह सकते हैं प्लेन मिरर से, जो कि हम लोग अपने घरों में यूज करते भी हैं। जो घरों में लगा रहता है ना हमारा मिरर, वो क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। अब देखो क्या लिखा हमने, लाइट रिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि लाइट जब भी रिफ्लेक्ट करती है वो किसके बेस पे रिफ्लेक्ट करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। मींस जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो उसे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ लॉज को फॉलो करना पड़ता है। इसका मींस एवरी रिफ्लेक्शन अकर्स आफ्टर फॉलोइंग some specific rules, ठीक है। हमेशा जो रिफ्लेक्शन होता है वो कुछ रूल्स को फॉलो करने के बाद ही हमें दिखाई देता है, हमें बनता हुआ दिखता है। सी हमने लिखा है पहला इंसिडेंट रे, कि हम इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे, ठीक है। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसी रे ऑफ लाइट जो हमारी होगी, जो कि किस पे पड़ती है, हमारी मिरर सरफेस पर फॉल होती है, मतलब गिरती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर है रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच सेंट बैक, जो वापस जाती है बाय द मिरर, ठीक है। देन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स, मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, गिर रही है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड नॉर्मल, अ लाइन एट राइट एंगल, ठीक है, कि ऐसी लाइन जो कि राइट एंगल मींस 90 डिग्री का एंगल बनाती है विद द मिरर सरफेस, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट वाले पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब ये हमने सिर्फ क्या करा है, कुछ थ्योरीज लिखी है। अभी हमें समझ में नहीं आया होगा क्लियरली, तो इसको समझने के लिए हमें इसको एक डायग्राम में समझना पड़ेगा। सो हियर इट इज, देखो हमने बोला यहां से कोई एक सोर्स ऑफ एनर्जी मेरे पास है, मान लो मैंने यहाँ पे बोला एक सन है मेरे पास, ठीक है, ओके। अब यहां से क्या होगा, ये इसकी रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये क्या हो गई मेरी, ऐसे लाइट आ रही है, और कहीं इस पॉइंट पे आके ये रुक गई इस सरफेस पे। ये सरफेस मेरा कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, प्लेन मिरर है। इसके पीछे मैंने क्या कर रखा है, सिल्वर कोटिंग लगाई हुई है, ठीक है। इस तरीके से मेरी ये लाइट आई और यहाँ पे इस पॉइंट पे आके टकरा गई प्लेन सरफेस के साथ। अब इस प्लेन सरफेस से यहाँ से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई, मीन्स कि सेंट बैक होने लग गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हमें एंगल काउंट करने पड़ते कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, मतलब कितने एंगल से लाइट आई और कितने एंगल से लाइट गई। तो अब अगर मान लो बीच में ये हमारे पास लाइन होती ही नहीं, तो ये हमने येलो कलर की लाइन बनाई, ये होती नहीं मेरे पास, तो ये मेरे पास पूरा इस तरीके से बन जाता है ना। तो इसमें तो फिर एक ही एंगल बनता, दो एंगल तो मेरे पास बन के ही नहीं आते। तो क्या है कि उसको आपस में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक इमेजिनरी लाइन को हमें इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है, जो कि हमारी क्या होती है, अगर हम ध्यान दें तो ये हमारी मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। ये समझ में आया। अब इनके नेम समझते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक। तो देखो, जो लाइट हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी से आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। जो हमारी लाइट यहाँ पे पॉइंट पे आके वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और जिसको हमने बोला कि 90 डिग्री के एंगल पर ये बनेगी, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्योंकि हमने मैथ्स में पढ़ा है तो हम लोग 90 डिग्री की जो भी लाइन होती है उसको या तो हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना, या फिर हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल वर्ड को यूज करने वाले। इतना समझ में आया पहले। अब देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, ठीक है, इन दोनों के बीच में
जो हमारे पास ये एंगल बन के आता है, ठीक है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आई, इसको मैं यहां पे देती हूं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, कि इंसिडेंट रे ने जितने एंगल से इस पॉइंट पे आके गिरा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसने जो एंगल बनाया इसमें क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसको हमने यहां पे लिख दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेरे ख्याल से इजी था ये तो, है ना, जिसका जो रे का नाम है वही हमारे एंगल का नाम बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्टिंग हम उसको बोलते हैं सही तरीके से, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। और जो हमने ये वाला बनाया, ये मेरे पास क्या है, दिस इज सिल्वर कोटिंग, ठीक है ना। देखो जो ये ऊपर वाला जहां से हमारी क्या होता है, रिफ्लेक्शन शुरू होती है, देखो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस तरह से हमने कोटिंग करी हुई है, ये सिल्वर कोटिंग। इंसिडेंट रे हमारा जो एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे हमारा जो एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब हमारे पहले भी पढ़ा हुआ है, आई थिंक ये इजी था समझने के लिए, इतना ही था। देखो हमने ये तो लिखा था पीछे, यहाँ देखो इंसिडेंट रे क्या थी, ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि गिरती है सरफेस पे, ये देखो इंसिडेंट रे आके गिर रही है, ठीक है। देन रिफ्लेक्टेड रे क्या थी, जो कि वापस जाती है, सेंट बैक लिखा है, ये देखो यहाँ पे गिरने के बाद ये वापस जा रही है, सेंट बैक हो रही है, इजी। फिर लिखा हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल, ये देखो जिस पॉइंट पे ये फॉल हो रही है, ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और फिर हमने क्या लिखा था, एक नॉर्मल, अ राइट एंगल, ठीक है, लाइन जो कि राइट एंगल पे बनती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये देखो इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ऊपर की तरफ जाके नॉर्मल बन जा रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके। तो बस मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देना जरा, देखो हमने यहाँ पे बोला कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट रे आके गिर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे कौन से पॉइंट से जाएगी, सीधी सी बात है ना। देखो इंसिडेंट रे कहां पे गिरने वाली है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे गिरने वाली है, ठीक है। वैसे रिफ्लेक्टेड रे कौन से पॉइंट से वापस जाएगी, तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा होगा, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा होगा ना, लेकिन नहीं, हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का पॉइंट एक ही है, ठीक है, और इंसिडेंट रे ने पहले उस पॉइंट को कैप्चर कर लिया है, तो रिफ्लेक्टेड उसी से बन के जाएगी, तो वो अपना एक नया नाम नहीं दे सकती। सिंपल सी बात है, देखो जब तक इस सोर्स से लाइट एमिट नहीं होगी तब तक ये रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। अगर मान लो ये लाइट ही हमारी यहाँ से हट जाए, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा लगा दिया, कोई एक ब्लॉक लगा दिया, तो ये लाइट आगे ही नहीं आ पाएगी, तो जब ये आगे नहीं आएगी तो ये वापस नहीं जा पाएगी, सीधी सी बात है। इसीलिए क्या है कि इंसिडेंस की वजह से ही रिफ्लेक्शन हो पाता है, सीधी सी बात है। इसीलिए क्या है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही इंसिडेंट रे के लिए भी यूज होता है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही रिफ्लेक्टेड रे के लिए भी यूज होता है, ठीक। अब हमारे पास क्या आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है। हमने कहा ना कि जब भी लाइट हमारी वर्क करती है तो क्या करती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करती है। तो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास दो लॉज होते हैं, ठीक है, 1 and 2। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारे पास, देखो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, और साथ में एट सेम पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ पे पीछे पढ़ते दोबारा से, हमने कहा इंसिडेंट रे ये आई, ठीक है, नॉर्मल ये आई, और रिफ्लेक्टेड ये आई, तीनों के तीनों सेम पॉइंट पे आके गिर रहे हैं। आ रहे नहीं आ रहे, अगर ध्यान से यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये देखो क्लियर दिखा है ना। हमने यही तो बोला, हमने कहा कि जो इंसिडेंट रे आई, जो कि नॉर्मल है, और जो ये रिफ्लेक्टेड है, तीनों एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये पहला लॉ होता है जो हमने लिखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों के तीनों हमेशा सेम प्लेन पर, मतलब कि एक ही प्लेन पर ऐसे होंगी, और सेम पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर भी होंगी, ठीक। नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज
द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। ठीक, अब देखो मैं इसको लिखने को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक ही तो बात है। हम सोचेंगे देखो उसको मैं ऐसे तो लिख सकती हूँ इस तरीके से, तो हाँ एक ही बात है। बट अगर हम लोग थोड़ा सही मतलब बिल्कुल हम लोग एक्यूरेट हर चीज को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमने पीछे से बोला अभी कि जब तक इंसिडेंस रे पड़ेगी नहीं, जब तक इंसिडेंस रे किसी उस पर आएगी नहीं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, सीधी सी बात है ना। अब देखो इंसिडेंस रे जितने भी एंगल से गिर जाएगी वो तो गिर गई है ना, रिफ्लेक्टेड वाली रे को उसी एंगल को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन वाले एंगल को हमेशा अपने आप को इंसिडेंस वाले एंगल के बराबर बनाना पड़ता है ताकि वो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर पाए। इसीलिए इंसिडेंस का कोई इसमें वो नहीं है, काम नहीं है, वो तो जैसा अपनी मर्जी से बना ले एंगल वो बना सकती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन को करना पड़ेगा, उसको कॉपी करना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या बोला कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, क्योंकि इंसिडेंस वहां पे कोई उस पे प्रेशर पे नहीं है कि उसे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। बट हाँ रिफ्लेक्शन पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे ये प्रेशर है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस ने बनाया होगा उतना ही मुझे फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 30 डिग्री, तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो इजी है, हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये तो इजी है ना। तो बस यही हमारे पास क्या होते हैं, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। दैट इज द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन, एंड द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, सी अब हमने क्या करा, रिफ्लेक्शन के ही कुछ दो टाइप्स और बना दिए। देखो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था, अभी हमने बोला था क्या, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, ये तो था। अब लाइट किस तरीके से वापस भेजी जाती है उस बेस पे हमारे पास दो टॉपिक बन के आते हैं। वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द अदर वन इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो फिर वही बोलेंगे कि यार फिर मैथ बोल रही है दीदी। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, कोई भी जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन होता था है ना, या रेगुलर शेप होती थी, उसका मतलब कि साइड्स आर इक्वल, कि कोई भी, जैसे मान लो हमने बोला कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है कि चार साइड है और रेगुलर है तो चारों साइडें बराबर हैं, या रेगुलर ट्राइंगल है तो तीनों साइडें बराबर हैं, इस तरीके से। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि हर एक जो हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी कैसी जाएगी, वो बिल्कुल सेम मैनर में जाएगी। सेम मैनर मतलब सेम तरीके से जाएगी, इसको हम बोल देते हैं लास्ट में पैरेलल। वो कैसे अभी देखते हैं। और डिफ्यूज्ड या फिर इररेगुलर का मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग जाएगी। ठीक है, मतलब कि नॉट इन द सेम मैनर। ठीक है, मीन्स नॉन पैरेलल, इस तरीके से। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बेस पे हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द अदर वन इज इररेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो पहले इसको समझते कैसे होता है ये। देखो हमने बोला कि अगर मान लो मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, अगर ये सरफेस मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है तो जैसे भी ये एक इंसिडेंट रे आई तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो एक और रे आई मेरे पास, ठीक है, हमने बोला एक और रे आई, वो अपना रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से। ठीक, फिर हमने बोला एक और रे आई, वो अपना रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, इस तरीके से इसे हम बोलते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन।
और रेगुलर रिफ्लेक्शन का मेन जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, इसका सरफेस कर रहा है, क्योंकि इसका सरफेस कैसा है, प्लेन सरफेस है। अगर सरफेस ही प्लेन नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन भी रेगुलर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं इररेगुलर की, तो देखो हमने क्या करा, सरफेस ही थोड़ा सा ऐसे बना दिया, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। ठीक है, ये क्या है, सरफेस ही मेरे पास किस तरीके से बन के आ रहा है, मतलब फ्लैट नहीं है कहने का मतलब। ठीक है, जैसे माने क्या करा, हमने करा ऐसे करके कुछ एक रिफ्लेक्शन का सरफेस ही टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। अब देखो क्या होगा मेरे पास कि मान लो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट पड़ेगी, तो क्योंकि जो सरफेस है टेढ़ा मेढ़ा है तो ये एग्जैक्ट एंगल ना बना के कुछ एक बहुत ही अलग एंगल पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। मान लो एक और रे ऑफ लाइट आई, यहां गिरी, अब वो कहीं और जाके चली गई इस तरीके से। ठीक है, फिर एक और रे ऑफ लाइट आई, ठीक, जैसे मान लो इस तरीके से आई, यहां गिरी, फिर ये और कहीं और चले गई इस तरीके से। ठीक, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि देखो इंसिडेंट रे तो सेम मैनर से ही आने वाली, क्योंकि इंसिडेंट रे पे हमारा काम चल भी नहीं रहा, हमारा काम किस पे, रिफ्लेक्टेड पे, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे। तो ध्यान से देखो तीनों की तीनों मेरे पास क्या आ रही है, नॉन पैरेलल आ रही है, नहीं आ रही है। तो इसलिए क्या है, क्योंकि जो मेरा सरफेस है वो सरफेस ही मेरा कैसा है, रफ सरफेस है। ठीक है, और ये मेरा क्या था, स्मूथ सरफेस था। इसका मतलब स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, अभी जिसको याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने सब पढ़ा हुआ है 6th-7th में। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हम लोग हर चीज छोटी क्लास का ही पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा डिटेल्स में उसको पढ़ रहे होते हैं, और कुछ नया नहीं आता हमारे पास। ओके, अब एक चीज और देखते हैं। देखो हमारे पास टॉपिक आता है अगला, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जब हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है, किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कोई ना कोई इमेज भी तो बनाएगी, सीधी सी बात है ना। और जिस पर लाइट पड़ रही है वो कोई ऑब्जेक्ट भी होगा, है ना, और यहाँ पे कोई इमेज भी बनेगी। तो वही क्या है कि ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं और इमेज किसे। तो देखो हमने यहाँ पे क्या बोलना है, अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो हमने यहाँ पे लिखा एनीथिंग विच एमिट लाइट। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो लाइट को एमिट करती है, एमिट का मतलब बाहर निकालती है। कैसे, या तो उसकी खुद की लाइट हो, है ना, या फिर रिफ्लेक्टेड ही क्यों ना हो, मतलब कि किसी और की ही लाइट को वो हमारी आंखों में क्यों ना रिफ्लेक्ट कर रही हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, और इमेज क्या हो जाती है, इमेज को हम बोलते हैं एन ऑप्टिकल appearance produced when light ray comes from the object। सीधी सी बात है ना, हमने क्या बोला, देखो हमने कहा कि अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखो बोला कि यहाँ पे मान लो टेबल थी मेरे पास, है ना, तो टेबल पे क्या हुआ, बाहर कोई सन, जैसे सन था, सन की इंसिडेंट रे आई, ठीक है, टेबल पे पड़ी, इस टेबल ने से रिफ्लेक्ट किया, मान लो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, तो उस पर्सन की आईज में वो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, तो उसकी आईज में इस टेबल की इमेज यहाँ पे बन जाएगी हमारे पास। तो वही हमने क्या बोला कि कोई भी ऐसी चीज जो लाइट को एमिट करती हो, भले ही वो अपनी खुद की लाइट क्यों ना दे रही हो या फिर रिफ्लेक्टेड क्यों ना दे रही हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और इमेज का मतलब एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल का मतलब हम जो भी आगे से बोलते हैं ना, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या लेंसेज जो बोलते हैं, इन सबको हम लोग ऑप्टिकल में कवर करते हैं। जैसे कभी मान लो पेरेंट्स के यहाँ हमारे भी जो चश्मे बनते हैं, है ना, जो हमारी मतलब आईज के लिए बनते हैं, खाली सनग्लासेस नहीं, जो चश्मे बनते हैं पढ़ने के लिए, इन चीजों के लिए, उनके जो हमारे पास वो होते हैं पाउच या जो डब्बे आते हैं उनके साथ, उनमें लिखा भी रहता है ऑप्टिक्स, लिखा रहता है, बहुत बार देखना, है ना, उनके ऊपर ऑप्टिक्स लिखा रहता है। तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, यही ऑप्टिकल, कि जो भी हमें लेंसेज की बात कर रहे हैं, मिरर की बात कर रहे हैं, सब ऑप्टिकल के अंदर काउंट होते हैं। तो उसने क्या बोला, एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, कि हमें जो ये लेंसेज में, मिरर्स में जो अपीयरेंस दिखती है, ठीक है, जो हमें शेप बनती हुई दिखती है, प्रोड्यूस्ड कैसे, व्हेन लाइट रे
कम्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मीन्स कि जब इस ऑब्जेक्ट से ये लाइट रे जाती है फिर एक इमेज बनती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इमेज। सिंपल था मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज क्या होती है ये देखते हैं। सी, जो मेरे पास इमेज होती है, ठीक है, ये इमेज मेरे पास दो टाइप से बनती है, एक बनती है रियल इमेज और एक बनती है वर्चुअल इमेज। अब देखो रियल का मतलब क्या है, सिंपली जो असलियत में बन रही है, यही समझ में आ रहा होगा हमें, और वर्चुअल का मतलब जो फेक है, ठीक है, मीन्स जो हम सिर्फ मतलब एक देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि हाँ ये है, बट वो रियल होती नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारे पास रियल और वर्चुअल को डिफरेंशिएट करने का। देखो रियल के लिए हम सिंपल बोलते हैं एनी इमेज दैट फॉर्म्स ऑन आवर स्क्रीन, ये बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर, एनी इमेज दैट डज नॉट फॉर्म्स, है ना, डज नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, सीधी सी बात है। तो अब देखो कैसे, सबसे कॉमन एग्जांपल जो हमारे पास बुक्स में भी लिखा गया है, ठीक है, कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वही बता रही हूं। अगर मान लो हम क्या है, एक पर्सन कोई खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और वो टीवी या फिर सिनेमा कहीं ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब टीवी देख रहा है या फिर सिनेमा में है, ठीक है। अब उसकी आईज में क्या हो रही है, इसकी जो भी लाइट है वो इसकी आईज में इस तरीके से पड़ रही है, ठीक है। अब मान लो हमने क्या करा कि बीच में हमने कर्टन लगा दिया, ठीक है, हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लगा दिया या वैसे कोई पर्दा लगा दिया इस तरीके से, ठीक। अब क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारे पास ये लाइट थी, जो हमारे पास लाइट रे आ रही थी, वो रुक जाएगी, है ना। रुकने का मतलब कैसे रुक जाएगी कि यहां तक आएगी बट आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो अब देखो जब हम लोगों ने पर्सन और सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स था मेरे पास ना जिससे लाइट बाहर निकल रही है, जब हम लोगों ने पर्सन और सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ इमेज के बीच में कोई एक ऑब्स्टेकल लगा दिया, ठीक, कोई एक रुकावट लगा दी, तो क्या इस टीवी या फिर इस सिनेमा में भी इमेज बनना बंद हो जाएगी? ऐसा हो सकता है? सोचो जैसे मान लो हम लोग टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और टीवी देखते देखते बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टीवी के आगे आ जाता है हमारे, जैसे मान लो हम लोग टीवी देख रहे हैं और हमारे और टीवी के बीच में कोई पर्सन खड़ा हो जाता है या कुछ भी मान लो ऑब्स्टिकल आता है, तो हमारी आईज में वो इमेज नहीं बनती है, पर यहाँ तो इमेज फिर भी बन रही होती है ना, यहाँ थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। जैसे मान लो हम लोग बोल रहे हैं सिनेमा में है, तो सिनेमा में हम लोग बैठे हैं, हमारे आगे कोई पर्सन है वो खड़ा हो गया, तो हमें तो जो पिक्चर चल रही है आगे वो नहीं दिख रही है, मूवी हमें नहीं दिख रही है, बट उस स्क्रीन में तो मूवी चल रही है ना अभी भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि एनी इमेज दैट डज नॉट गेट अफेक्टेड, ठीक है, कोई भी ऐसी इमेज जो कि अफेक्ट नहीं होती है बाय एनी ऑब्स्टेकल, किसी भी रुकावट की वजह से, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्चुअल की, तो वर्चुअल में क्या होगा, जैसे मान लो हमने बोला सेम कोई पर्सन खड़ा है और यहाँ पे क्या है मेरे पास मिरर है, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो पर्सन है इसकी बॉडी से, इसके फेस से मिरर पे इंसिडेंट हो रही होगी लाइट, फिर वही हमारी क्या हो रही होगी, रिफ्लेक्ट हो रही होगी, है ना। अब अगर मान लो हमने क्या बोला कि इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, एक ऑब्स्टेकल लगा देते हैं, सेम ऐसे हमने क्या करा, बीच में कोई या तो कोई और दूसरा पर्सन आ गया या फिर कोई हमने एक मान लो बुक लगा दी या कोई पर्दा लगा दिया, इससे क्या होगा कि जो ये लाइट थी ये आना बंद हो जाएगी, है ना, ठीक है। अब ये लाइट आना बंद हो गई, अब इससे क्या होगा कि इस पर्सन की लाइट इससे आगे नहीं जा सकती, तो यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है किसकी पड़ रही है, इस कर्टन की पड़ रही है ना, या इस बुक मानो तो बुक की पड़ रही है, तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, इस मिरर में किसकी इमेज बनती दिखाई देगी, हमें उस कर्टन की दिखाई देगी, ना कि उस पर्सन की। तो इसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, मतलब कि जहां पर अगर सोर्स मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए और मिरर में वो इमेज ना बने, दैट इज कॉल्ड फेक, क्योंकि वो फेक थी। जब तक मैं खड़ी हूँ शीशे के आगे तभी तक मेरी इमेज दिख रही है, अगर मान लो शीशे के आगे से मैं हट जाती हूँ तो इमेज भी बंद हो जाएगी वहां दिखनी, सीधी सी बात है। तो वही चीज है कि जो टेम्पररी होती है, ठीक है, जो इमेज कैसी होती है, टेम्पररी होती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज,
और जो रियल है, ठीक है, कि भले ऑब्स्टेकल ले आओ, बीच में कुछ भी ले आओ, वो फिर भी चलेगी, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमारा इतना ही होने वाला है कवर अप। उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे जो हमारी ये इमेजेस हैं फॉर्म होती हैं। अगर कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I really hope that you find the video helpful and informative. If so, then please don't forget to like the video, share it with your classmates and subscribe to the channel. We will meet in the next video. Till then, stay safe, study well and thank you.